इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, एक लैंग्वेज भी है। एक लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि उसके बेसिस पर लोग आपकी हैसियत का अंदाजा लगाते हैं। मेरी कजिन की फ्रेंड ने खाने की प्लेट मेरे सामने करते हुए मुझसे पूछा, वुड यू लाइक टू हैव इट? मुझे ये तो याद नहीं कि उन्होंने मुझसे क्या पूछा, लेकिन मुझे ये याद है कि मैं उसका जवाब नहीं दे पाई। मुझे आज भी स्टेज पर मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस याद है, जब मैं घर से सब कुछ रटकर चली गई थी और स्टेज पर जाते ही सब कुछ भूल गई थी। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इंग्लिश सीखते वक्त मैंने सीखी है वो ये है, अक्सर होता क्या है कि लोग हमें हमारे कपड़ों, हमारे जूतों और यहाँ तक कि हमारे उठने बैठने के तरीके को लेकर हमारी शख्सियत का अंदाज़ा लगा लेते हैं। अगर आप उनके बनाए हुए मापदंडों पर खरा उतरते हैं तो आप एजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं, उनके साथ उठने बैठने के लायक हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुए तो आप उनकी नज़रों में अनपढ़ हैं, गंवार हैं, आपको कुछ नहीं आता और आप इस सो कॉल्ड सोसाइटी में रहने के लायक नहीं हैं। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं है, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था अपनी लैंग्वेज को लेकर। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़े पीछे रह जाते हैं, ये तो मैं जानती थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि इसकी वजह से आपको पीछे रहने के लिए मजबूर किया जाता है और आपको आगे ही नहीं बढ़ने दिया जाता है। जब ये बात मुझे समझ आई तो मैंने सो कॉल्ड सोसाइटी के पैरामीटर्स को तोड़कर खुद अपना नाम बनाया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिव्यांशी। मैं एक इंग्लिश टीचर, एक ब्लॉग राइटर, एक पोएट और 2 टाइम्स नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। अगर मैं अपनी कहानी की शुरुआत करूँ तो वो होती है राजस्थान के एक छोटे से शहर भिलवाड़ा से, जहाँ मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि एक लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि उसके बेसिस पर लोग आपकी हैसियत का अंदाज़ा लगाते हैं। मेरी एजुकेशन पास ही के एक स्कूल से हुई, जहाँ हमें इंग्लिश एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता था। वो हम सबके लिए एक ऐसा ही सब्जेक्ट था जिसे पढ़ना है और बस पास हो जाना है। लेकिन इस बात का कोई नॉलेज नहीं था कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी वजह से आपको लाइफ में कभी भी इंसल्टेड फील करना पड़ सकता है। मुझे याद है कि स्कूल के दिनों में स्पोर्ट्स को लेकर मेरा इंटरेस्ट काफ़ी था। स्पेशली जिम्नास्टिक्स को लेकर मेरे मन में कुछ ऐसा क्रेज़ था कि मेरे दिमाग में दिन भर यही चलता रहता था। कभी मैं सपने में खुद को मैट पर दौड़ती हुई दिखाई देती थी तो कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं पोडियम पर खड़ी हूँ और कोई मेरे गले में मेडल डाल रहा है। ऐसा मौका आया भी जब मैं स्टेट लेवल चैंपियनशिप के लिए अलवर गई। वहाँ मैंने मैच खेला, जी जान लगाकर खेला और उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मैं बहुत खुश थी, पहली बार घर से इतना दूर आई थी। मेरी मेहनत भी रंग लाई थी, टीम के सभी मेंबर्स भी बहुत खुश थे, लेकिन मेरी ये खुशी मेरे साथ ज़्यादा देर तक रही नहीं। मुझे याद है कि उस टूर्नामेंट के क्लोजिंग सेरेमनी में जो चीफ गेस्ट आए थे वो थे आर्मी के एक रिटायर्ड ऑफिसर। हुआ ये कि जब उन्हें स्टेज पर बुलाया गया स्पीच देने के लिए तो उन्होंने इंग्लिश में बोलना शुरू किया और सभी लोगों का ध्यान अचानक उनकी तरफ जाने लगा, इंक्लूडिंग मी। मैंने इससे पहले लोगों को किसी भी चीफ गेस्ट की स्पीच को इतना ध्यान से सुनते हुए नहीं देखा था जितना कि मैं उस वक्त देख रही थी। उसके बाद जब हमें स्टेज पर बुलाया गया मेडल देने के लिए तो उन्होंने मुझसे इंग्लिश में कुछ पूछा। मुझे ये तो याद नहीं कि उन्होंने मुझसे क्या पूछा, लेकिन मुझे ये याद है कि मैं उसका जवाब नहीं दे पाई थी। मुझे बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील हुआ, मैं बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड, इंसल्टेड और इन्फीरियर फील कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि टूर्नामेंट जीत कर भी मैं मैच हार गई हूँ। मेडल गले में था पर मेरा गला रूंधा हुआ था। उसके बाद मैं मेरे घर गई, मेरी मम्मी के सामने मैं तेज़ तेज़ रोने लगी। मेरी मम्मी ने मेरा आंसू पोंछते हुए मुझसे पूछा कि बेटा आप मेडल जीत कर आए हो, आप रो क्यों रहे हो? मैंने उन्हें पूरा इंसिडेंट बताया और उस दिन मुझे ये समझ आया कि इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, एक लैंग्वेज भी है। लेकिन हम जो होते हैं हम एक बार इंसल्ट होने पर नहीं समझते, हम बहुत ढीठ होते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ, मैं भी एक बार में नहीं समझी थी तो मेरे साथ फिर से इंसल्ट हुई, इस बार सारे घर वालों के सामने, सारे रिलेटिव्स के सामने। हुआ ये कि मेरे एक रिलेटिव की शादी थी, मैं मेरी पूरी फैमिली के साथ वहाँ गई थी। शाम में खाने के वक्त मेरे सारे कज़न्स मेरे साथ थे और उसी वक्त मेरी कज़न की फ्रेंड ने खाने की प्लेट मेरे सामने करते हुए मुझसे पूछा, वुड यू लाइक टू हैव इट? मुझे इसका मतलब पता था और मैं अपना जवाब भी जानती थी, लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो थी लैंग्वेज, भाषा। उसने मुझसे इंग्लिश में पूछा था और मेरे पास इसका जवाब था हिंदी में। वो डर मेरी शक्ल पर दिख गया और उसने वो डर मेरी शक्ल पर देखते हुए मुझसे कहा, तुम हिंदी में जवाब दे सकती हो। उसने मुझे फिर से एक बार मेरी कमी की याद दिला दी और मुझे एक बार फिर से इंग्लिश नहीं आने की वजह से इंसल्टेड फील करना पड़ा था। इस बार मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, मैं रोई नहीं, पर मेरा माइंड डिस्टर्ब हो चुका था। मुझे ये बात समझ आ चुकी थी कि अगर मैंने जल्दी इसका कुछ नहीं किया तो ये लाइफ के हर मोड़ पर मुझे मेरी कमी याद दिलाता रहेगा और वो कमी हर बार लैंग्वेज होगी। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ कि आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी कदम है आपका खुद से खुद के लिए खड़ा होना। देखिए, जब तक आप खुद से खुद के लिए खड़े नहीं होंगे तो आप अपना पहला कदम कैसे बढ़ाएंगे, और जब तक आप अपना पहला कदम नहीं बढ़ाएंगे आप आगे कैसे बढ़ेंगे।
मुझे भी यही करना था, अपना पहला कदम बढ़ाना था। तो मैंने क्या किया, मैंने बात करना शुरू किया अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से। मैंने उन्हें बताना शुरू किया कि कैसे एक छोटी सी लैंग्वेज की वजह से मुझे बार बार इंसल्टेड फील करना पड़ रहा है और कैसे सब कुछ जानते हुए भी मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। लोगों ने बहुत सारे सजेशंस भी दिए, ये कर लो इंग्लिश ठीक हो जाएगी, वो कर लो इंग्लिश ठीक हो जाएगी। किया, सब किया, पर हाथ हर बार खाली। मैं इंग्लिश नहीं सीख पा रही थी, मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रही थी। उसी दौरान एक दोस्त ने एक टीचर के बारे में बताया, मैंने उन्हें ज्वाइन कर लिया। उनसे मिलकर अपनी कमियों के बारे में पता चला, जैसे कि एक गलती जो लगभग हर इंसान करता है इंग्लिश सीखते वक्त, वो है चीज़ों को रटना। मुझे आज भी स्टेज पर मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस याद है, जब मैं घर से सब कुछ रट कर चली गई थी और स्टेज पर जाते ही सब कुछ भूल गई थी। मेरे टीचर ने मुझे जज कर लिया, लेकिन मैं मेरे ईगो की वजह से ये मानने को तैयार नहीं थी कि मैंने सच में ऐसा किया है। लगभग 3 से 4 स्टेज परफॉर्मेंसेस तक ऐसा चला और फिर एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कब तक चलेगा। चीज़ों को रटना और चीज़ों को समझना दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब ये बात मुझे समझ आई तो मैंने मान लिया। स्टेज पर बहुत बार इंसल्ट भी हुई, लेकिन ये इंसल्ट उस इंसल्ट से बहुत कम थी जो शादी के दौरान रिलेटिव्स के सामने हुई थी। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इंग्लिश सीखते वक्त मैंने सीखी है वो ये है कि जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपके माइंड में कॉपी में लिखी हुई लाइन्स नहीं, बल्कि उन सिचुएशंस की इमेज बननी चाहिए जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसकी पहली सीढ़ी पर कदम रखें। इंग्लिश भी बिल्कुल वैसी ही है। एक सेंटेंस की पहली सीढ़ी होते हैं वर्ड्स। बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर बनता है एक सेंटेंस, और बहुत सारे सेंटेंसेस से मिलकर एक पैराग्राफ पूरा होता है, और बहुत सारे पैराग्राफ से मिलकर बनता है एक पूरा चैप्टर। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसकी पहली सीढ़ी पर कदम रखें। मैंने भी वैसा ही किया था। पढ़ते पढ़ते मेरा नॉलेज काफ़ी इंक्रीज़ हो गया, मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो गई, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पा रही थी। और उस वक्त जो लोग मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे वो भी मेरे दोस्त बनने लगे थे। यहाँ पे एक चीज़ एक और है सीखने की कि चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, ज़्यादा मायने नहीं रखता। आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं अगर आप उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो। और ये सिर्फ लैंग्वेज की ही बात नहीं है, ये लाइफ के हर फील्ड के लिए है। अगर आप किसी भी चीज़ को मन से चाहते हैं और उसके लिए पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो वो चीज़ आपको मिलती ही है। शर्त सिर्फ ये है कि आप उसके लिए लगातार मेहनत करते रहें। 2 साल बीत चुके थे, मेरी इंग्लिश का डर जो बहुत पुराना था वो ख़त्म हो चुका था। मैं इंग्लिश बोल सकती थी, मैं इंग्लिश बोल पा रही थी हर एक जगह। लेकिन फिर शुरू होता है मेरा एक नया सफ़र, एक ऐसा सफ़र जिसके बारे में मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था। मेरे एक टीचर जो एक तरीके से मेरे मेंटर भी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक बहुत अच्छे राइटर बन सकते हो अगर आप चाहो तो। उसके बाद उन्होंने मुझे उन्हीं की एक बुक में को राइटर बनने का मौका दिया, और उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने उन्हीं की एक बुक में मुझे को ऑथर बनने का मौका दिया। उनकी दोनों बुक्स पब्लिश हुई और उन्हें बहुत सराहा गया। मैं उनके साथ को राइटर थी तो मुझे इतना क्रेडिट तो नहीं मिला, लेकिन जो कॉन्फिडेंस और नॉलेज मुझे मिला था वो किसी भी क्रेडिट से कई गुना ऊपर था। उसके बाद मेरे मन में भी एक जुनून सवार हो गया कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा लिखना है जिसे पढ़कर लोग कहें कि हाँ, ये लड़की हमारी तरीके से हमारी फीलिंग्स को पन्नों पर उतारती है। तो मैंने लिखना शुरू किया। शुरुआत हिंदी में हुई और फिर इंग्लिश में लिखना शुरू किया, और ये सफ़र कुछ ऐसा चला कि अब तक लगभग मैं 7 बुक्स में लिख चुकी हूँ, जैसे कि अनट्विन्ड लव, अनकेज्ड वॉइस, एक्सट्रैक्ट सोल्स, विल डेवलपमेंट एंड मैनी मोर। मेरा एक डर कि मैं कभी इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगी, जब मैं इसे दूर कर पाई तो वो मेरे लिए एक बेहतरीन दिन था। और आज जब मैं दुनिया की किसी भी फीलिंग को, लैंग्वेज चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, पन्नों पर उतार सकती हूँ, तो उससे ऊपर की फीलिंग और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, एक दब्बू सी कम बोलने वाली लड़की से एक इंग्लिश राइटर, एक पोएट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक इंग्लिश टीचर बनने की। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ कि बहुत बार हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ मिथ्स बना कर रखते हैं, जिन्हें बहुत बार खुद को भी इंग्लिश नहीं आती और वो हमें भी इंग्लिश नहीं सीखने देते। इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। अपने बेसिक्स क्लियर करिए, टॉपिक्स पर खुद को स्पोकन टास्क दीजिए, अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए जितनी हो सके लाउड रीडिंग करिए, हो सके तो पब्लिक स्पीकिंग ज्वाइन कर लीजिए। ये आपकी फ्लुएंसी और लर्निंग स्पीड को काफ़ी हद तक बढ़ा देगा। शुरुआत में अगर आप किसी चीज़ को कम शब्दों में बयान कर सकते हैं तो उसे ज़्यादा शब्दों में बयान कीजिए। अब मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी इंग्लिश एक्चुअल में इम्प्रूव कैसे करी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे काफ़ी सारे सजेशंस मिलते थे, उनमें से एक सजेशन ये भी था कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैंने शुरू किया। उनमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते थे जिनका मतलब मुझे पता नहीं होता था, तो मैंने उन वर्ड्स की अलग से एक कॉपी बनाई, उनका मतलब ढूंढना शुरू किया, और ऐसा करते करते मेरी वोकैबुलरी पावर काफ़ी इंक्रीज़ हो गई। एक और चीज़ जो इंग्लिश सीखने में आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है वो ये है लिखने की प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई टॉपिक मिलता है तो आप उसके बारे में लिखना शुरू कीजिए। जब आप 10 पेज लिख पाएंगे, मैं आपको मेरा एग्जांपल देना चाहती हूँ। जब भी मुझे कोई टॉपिक मिलता था
तो मैं उसके बारे में जब 10 पेज लिखती थी तब मैं उसके बारे में 2 पेजेस एक्सप्रेस कर पाती थी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, और ये लिखने वाली प्रैक्टिस ही आपको इंग्लिश बोलने में भी काफ़ी मददगार रहेगी। एक और गलतफहमी जो आपको इंग्लिश सीखते वक्त हो सकती है वो ये है कि जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो लोग आपका मजाक बनाएंगे। अगर आपको भी ये गलतफहमी है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, वो है आइजैक न्यूटन का। जब उनके सर पर एक सेब गिरा तो उन्होंने सोचा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, लेकिन जब उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया तो उन्होंने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। लेकिन आज जब वो तीनों थ्योरीज दे चुके हैं तो हम जानते हैं आइजैक न्यूटन को, ना कि उन मजाक बनाने वालों को। वैसा ही आपके साथ भी होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मजाक आपका लोग बना रहे हैं और उसकी वजह से आप सीखेंगे नहीं, तो इससे आप इंग्लिश कभी नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अगर जब आप इंग्लिश सीख लेंगे तो आप उन चीज़ों को याद नहीं करेंगे या उन लोगों को याद नहीं करेंगे जो आपका मजाक बनाते थे। आपके माइंड में सिर्फ यही रहेगा कि आपने कितनी मेहनत करी है और आज आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं। आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, मन में पैशन रखिए, एक बड़ा सपना रखिए और इंग्लिश आपके हाथों में होगी। यू डोंट गेट टू चूज हाउ द सर्कमस्टेंसेज विल बी, बट यू गेट टू चूज हाउ यू रिएक्ट टू दैम। Turn your motivation into dedication, work like hell, know how bad you want it, and just make it happen. Thank you so much. इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।